हेलो एवरीवन, वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउंस। गाइस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, नाउन के टाइप्स एंड नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स भी देखे थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउंस को। तो गाइस, इफ आई आस्क यू व्हाट इज प्रोनाउन, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रोनाउन क्या होता है? As per the definition, pronoun is a word used instead of a noun. मतलब pronoun ऐसा word होता है जो noun की place पे use किया जाता है. Suppose if I say राहुल, तो राहुल noun है ना? Name of a person है नेहा, ये भी किसी person का नाम है, किसी girl का नाम हो सकता है. तो राहुल की place पे मैं क्या use करूंगी? ही. नेहा की place पे मैं क्या use करूंगी? she. ओके तो प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है. ओके तो अब देखते हैं टाइप्स. बेसिकली इसके 6 टाइप्स होते हैं. ओके फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, देन रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनाइट एंड रिलेटिव प्रोनाउन. तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउन. तो गाइस, एज यू कैन सी देयर आर 3 cases in personal pronoun. First one is subjective case, second one is objective case and third one is possessive case. तो अगर हम बात करें यहाँ पर subjective case की, तो subjective case के ये सारे personal pronoun होते हैं I, we, you, he, she, it, they. ओके तो ये subjective case कब यूज किया जाता है personal pronoun का? जब हम किसी person को subject की तरह यूज करते हैं या कोई पर्सन या कोई चीज परफॉर्मर की तरह काम कर रही हो, मतलब वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रही हो, है ना? सपोज मैंने कहा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ही. तो ही कैसे काम कर रहा है यहाँ पर? सब्जेक्ट की तरह, है ना? जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट है. हम ही के बारे में बात करें, वी के, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वी आर गोइंग, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? सारे सब्जेक्ट. या तो मैंने कहा ही इज राइटिंग, तो यहाँ पर भी जो ही है वो क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है राइटिंग की. तो यहाँ भी ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा पर्सन या कोई चीज जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या तो वो पर्सन या वो चीज कोई एक्शन परफॉर्म कर रही हो. ओके देन ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस का यूज कब करते हैं? जब कोई पर्सन या कोई चीज ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है. ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन. जब वो किसी एक्शन को रिसीव करता है ना? फॉर एग्जाम्पल आई से आई लाइक हिम. तो आई लाइक, सॉरी, जैसे मैंने कहा आई लाइक हिम, तो यहाँ पर आई क्या हुआ? सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे बारे में बात कर रही हूँ. एक्शन कौन कर रहा है लाइक करने की? आई सब्जेक्ट है. लाइक करने की एक्शन हो रही है, किस पर हो रही है? रिसीव कौन कर रहा है? हिम. तो हिम क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन. ठीक है, तो जब कोई पर्सन एक्शन को रिसीव करता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन. देन थर्ड वन इज पजेसिव केस. पजेसिव केस का यूज कब करेंगे? जब हम पोजेशन बताएंगे. पोजेशन मतलब क्या होता है? नाउन में भी हमने देखा था, है ना? पोजेशन हमने देखा था ओनरशिप, अधिकार बताने के लिए. जैसे मैंने कहा दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है. तो यहाँ पोजेशन बता रहे हैं कि ये मेरा पेन है. दिस इज दिस हाउस इज माइन, दिस पेन इज योर्स, है ना? तुम्हारा, मेरा, उसका. तो जो पोजेशन बताने के लिए यूज किया जाएगा वो पजेसिव केस का प्रोनाउन होगा. ओके अब नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं. सो ये पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट रूल है. फर्स्ट रूल क्या कहता है? कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन द सेम केसेस ऑफ प्रोनाउन. कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो प्रोनाउन की सेम केस होनी चाहिए. अब सेम केस मतलब क्या होगा? कि हमने अभी देखा प्रोनाउन की 3 केसेस होती है. फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड वन इज पॉजेसिव केस. तो जब भी हम कंपेयर करेंगे दो लोगों को, दो चीजों को, तब दोनों जो प्रोनाउन होंगे दोनों की केस कैसी होनी चाहिए? सेम. ओके फॉर एग्जाम्पल
he is better than me, है ना। तो सही है क्या ये सेंटेंस? सही है या गलत है बता देंगे, है ना। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं जो ही है ये ही सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ना। अगर मैं लास्ट स्लाइड में जाती हूँ, देखिए यहाँ पर ही जो दिख रहा है आपको सब्जेक्टिव केस का है, क्लियर है, ये सब्जेक्टिव केस का है। और यहाँ पर देखिए कंपेयर किससे किया जा रहा है? मी से कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर किससे किया जा रहा है गाइस? यहाँ पर मी से कंपेयर किया जा रहा है। और अगर मी को देखेंगे यहाँ पर हम जाके इस चार्ट में, तो मी कौन सा केस लिख रहा है आपको? ऑब्जेक्टिव केस, है ना। लेकिन ये रूल कहता है कि जब भी दो पर्सन को, दो चीजों को कंपेयर करेंगे, दोनों के केस सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर ही का कंपैरिजन मी से नहीं, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है एंड मी ऑब्जेक्टिव केस को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा गाइस? आई। तो यहाँ पर हम लोग मी यूज नहीं कर सकते, उस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मी के प्लेस पे आए, क्योंकि अभी हमने कहा कि जब भी कंपैरिजन होगा सेम केस में, तो क्या हो जाएगा? ही इज बेटर देन आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही इज बेटर देन मी नहीं गाइस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही इज बेटर देन आई। बिकॉज ये जो मी था ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से नहीं हो सकता, इसलिए सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव से ही करेंगे। एंड मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट सेंटेंस की, अगर नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, नेक्स्ट रूल कहता है पर्सनल प्रोनाउन शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। अब ये एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट का मीनिंग होता है कि जिसके लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। ओके, जैसे मैंने कहा वन मस्ट बी cautious, one must be cautious of his dressing. Okay, one must be cautious of his dressing. तो यहाँ पर देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या दिख रहा है आपको? हिज है। अब हिज का एंटीसीडेंट, हिज किसके लिए यूज किया यहाँ पर? हिज मतलब किसको? इस वन को बोला जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये वन ही है या वन शी है या वन ये कौन है? नहीं पता ना, ही है शी है। तो हम कैसे पता चलेगा हमें कि ये हिज होगा, है ना। तो ये रूल कहता है कि एंटीसीडेंट के हिसाब से ही पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है। तो यहाँ ये पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल गलत हो जाएगा। वन मस्ट बी कॉशियस ऑफ हो जाएगा गाइज यहाँ पर वंस ड्रेसिंग। सपोज अगर यहाँ पर ही होता कि ही मस्ट बी कॉशियस ऑफ हिज ड्रेसिंग, तो ये बिल्कुल सही होता कि यहाँ ही है तो हिज ड्रेसिंग। अगर यहाँ पर शी होता तो शी मस्ट बी कॉशियस ऑफ हर ड्रेसिंग, इस तरीके से। अगर दे होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दे मस्ट बी कॉशियस ऑफ देयर ड्रेसिंग। तो जब भी हम ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे उसके हमेशा एंटीसीडेंट के ही अकॉर्डिंग करेंगे। आई होप ये रूल भी अच्छे से क्लियर है। ओके गाइस, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन should respect their parents. Every man should respect their parents. ओके, एवरी मैन शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोनाउन क्या है? देयर है। ओके, एंड ये देयर किसके लिए यूज किया है हमने? ये देयर हमने यूज किया है इस एवरी मैन के लिए, है ना, मैन के लिए। तो हमें यहाँ तो पता चल रहा है ना इसका जेंडर जो है ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, मैन है ना।
इंसान की मतलब मैन की, मेल की बात की जा रही है, किसी आदमी की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर देयर नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैन के लिए क्या आ जाएगा, हिज पेरेंट्स। अगर यहाँ पर ऐसा होता एवरी वुमेन शुड रेस्पेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाता, हर पेरेंट्स। ओके, तो इस तरीके से, तो जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे उसके एंटीसीडेंट मतलब जिसके लिए, ये देयर किसके लिए, एवरी मैन के लिए, और हमें पता है यहाँ पर मैन मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे गाइस, हिज, यहाँ पर देयर नहीं आएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है गाइस, आफ्टर लेट, LAT लेट वर्ड लाइक हो बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशंस में क्या होती है, अब ये प्रिपोजिशंस हम आने वाले कुछ अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ने वाले। प्रिपोजिशन मतलब ऑन, एट, इन, बिलो, बिटवीन। नहीं, ये नहीं रुका, ऐसा चल रहा है नॉर्मल, ठीक है ना। ऑन, एट, इन, बिलो, बिटवीन, ये सारे कहलाते हैं प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन मतलब ऐसे वर्ड गाइस जो हमें पोजीशन बताते हैं किसी चीज की। ओके, तो अगर इनमें से कोई कोई भी प्रिपोजिशन आ जाए, है ना, इसके अलावा और भी प्रिपोजिशंस होते हैं, अंडर, है ना, बिसाइड, ये सारी चीजें, एमिड, ये सारे, तो कोई भी प्रिपोजिशन आ जाए, इनके बाद हमेशा यूज क्या किसका होता है, ऑब्जेक्टिव केस का होता है ना। ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं, अभी हमने देखे थे। ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये सारे, तो इनमें से किसी न किसी प्रोनाउन का यूज होगा यहाँ पर। ओके, तो ये जितने भी वर्ड्स है, अगर ये वर्ड्स कहीं आते हैं या कोई भी प्रिपोजिशन आता है, तो उसके बाद हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है गाइस। अब एग्जाम्पल देखते हैं। लेट हिम concentrate, let him concentrate on his work, let him concentrate on his work। तो यहाँ पर देख रहे गाइस, लेट आया है, LET लेट वर्ड, तो इसके बाद जो प्रोनाउन आया ये कैसा आया है, ऑब्जेक्टिव केस का। ओके, अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, there is no problem, there is no problem between she and I। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई। तो यहाँ पर देखेंगे बिटवीन एक क्या है, प्रिपोजिशन है, और अभी मैंने कहा कि किसी भी प्रिपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और यहाँ पर शी गाइस कौन सा केस होता है, ये तो सब्जेक्टिव केस है, और आई भी कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस, है ना। हमने पहले ही फर्स्ट सबसे सेकंड वाली स्लाइड में देखा था, पर्सनल प्रोनाउन की फर्स्ट स्लाइड में देखा था, सारे केसेस देखे थे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो ये शी एंड आई सब्जेक्टिव केस है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिटवीन हर एंड मी। ओके, बिटवीन हर एंड क्या आ जाएंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस। सो नेक्स्ट रूल देखते हैं। आई होप क्लियर है ये चीजें, फिर से एक बार बता देती हूँ। जब भी LET लेट वर्ड आएगा, लाइक वर्ड आएगा, बिटवीन या बट या एक्सेप्ट या कोई प्रिपोजिशन आएगी, उसके बाद हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। सो नेक्स्ट रूल देखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन। मतलब कि जब भी कोई पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ हम किसी भी नाउन का यूज नहीं कर सकते। पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ हम किसी भी नाउन का यूज नहीं कर सकते गाइस। फॉर एग्जाम्पल, अब पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से है, अभी बताया था, हमने देखा था चार्ट में, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन थे। ओके,
तो पजेसिव प्रोनाउन जब भी आएंगे ना तो इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माइन हाउस। तो इसमें मुझे जल्दी से बता दीजिए पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है ना। अभी मैंने यहाँ लिखा है ये पजेसिव प्रोनाउन है। ओके, और ये हाउस क्या होगा, घर, नाम है किसी चीज का, तो ये नाउन है। तो ये रूल कहता है कि किसी भी पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं हो सकता, मतलब कि ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ये सही क्या हो जाएगा गाइस, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज माई हाउस। या तो और एक तरीका हो सकता है इसका, दिस हाउस इज माइन। इसका मतलब ये है कि पॉजेसिव प्रोनाउन और नाउन एक साथ हम लिख नहीं सकते, उसका यूज नहीं कर सकते। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, बोथ, नन, वन, एनी, ऑल, ये सारे कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। ईच का अगर मीनिंग देखें तो क्या होता है, ईच मतलब ईच गर्ल इन माई क्लास इज इंटेलिजेंट, मतलब मेरे क्लास में हर जो लड़की है, हर एक स्टूडेंट है, वो कैसी है, इंटेलिजेंट है ना। आइदर मतलब क्या होता है, या तो, है ना, दो में से कोई एक। तो ये जो ईच होता है ना, ये ईच हम यूज करते हैं दो लोगों के लिए, या तो मोर देन टू के लिए। अगर दो पर्सन है तभी भी हम यूज कर सकते हैं ईच का, या दो से ज्यादा है पर्सन तब भी हम ईच का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आइदर होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है ये होता है या तो, मतलब दोनों में से कोई एक, है ना। फिर नाइदर, नाइदर भी हम यूज करते हैं ओनली टू, मतलब सिर्फ दो लोगों के लिए। इसका मतलब होता है ना तो, मतलब कि दोनों में से कोई नहीं। ओके, तो ईच देखा हमने, दो पर्सन के लिए भी ईच होता है, दो से ज्यादा लोगों के लिए भी ईच का यूज किया जाता है। बट आइदर एंड नाइदर सिर्फ दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। देन बोथ की बात करें तो बोथ हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए। एंड ये हमेशा गाइस याद रखना है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज होता है बोथ का। ओके, नेगेटिव है सेंटेंस, नॉट आ रहा है, नो आ रहा है, इस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं, तब बोथ का यूज नहीं किया जाता। हमेशा कहाँ यूज होगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ओके, देन नन, वन एंड एनी, ऑल। अगर हम बात करें, ये नन, वन, ऑल एंड और एक है यहाँ पर एनी। ओके, तो ये एनी, ये जो चारों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, जब दो से ज्यादा लोग हो तब, है ना। नन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। नन ऑफ अस इज गोइंग टू पिकनिक, मतलब हम में से, हम 10 लोग हैं, हम 10 लोगों में से कोई भी पिकनिक नहीं जा रहा है ना। वन ऑफ द गर्ल इज गोइंग टू द पिकनिक, मतलब हम में से कोई एक गर्ल जा रही है। ऑल मतलब सारे के सारे, एंड एनी मतलब कोई भी। ओके, तो ये जो प्रोनाउन होते हैं नन, वन, एनी एंड ऑल, इनका यूज हम हमेशा दो से ज्यादा लोगों के लिए, जब दो से ज्यादा पर्सन होते हैं तब यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट रूल है। ये रूल कहता है कि जब भी कभी ईच, आइदर या नाइदर, इन तीनों में से कोई भी आ रहा है और उसके साथ में, मतलब ईच, आइदर, नाइदर, और ईच, आइदर, नाइदर के बाद जो नाउन आएगा, जो नाउन फॉलो करेगा, वो नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए गाइस, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय विल join your company, each boy will join your company। तो यहाँ पर देखिए each आया है, और हमने कहा कि each के बाद नाउन कैसा आना चाहिए, हमेशा सिंगुलर है। ओके, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब अगर यहाँ पर आता है each boys, तो ये बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, each boy will join your
कंपनी। ओके, देन नेक्स्ट रूल कहता है कि जब भी ईच, आइदर, नाइदर इनमें से कोई भी एक प्रोनाउन आ जाए और उसके बाद अगर फॉलो होता है ऑफ एंड फिर द, तब नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। जैसे ईच ऑफ द बॉय विल जॉइन योर कंपनी। ओके, तो यहां पर देखिए ईच आया है ना, और ये रूल कहता है कि ईच के बाद ऑफ और द आए तो नाउन कैसा होना चाहिए गाइस, प्लूरल होना चाहिए। तो ये बॉयज नहीं, बॉय नहीं, क्या हो जाएगा, बॉयज, बिकॉज ईच के बाद ऑफ द है ना। यहाँ ईच के बाद डायरेक्टली नाउन आता है तो वो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, बट ईच के बाद ऑफ आता है एंड ऑफ के बाद द फॉलो होता है, तब जो नाउन होगा वो कैसा होगा, हमेशा प्लूरल। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर है। Then next is reciprocal pronoun। तो reciprocal pronoun ये थर्ड टाइप है प्रोनाउन का। ओके, दो टाइप्स हम लोग देख चुके हैं। थर्ड टाइप इज रेसिप्रोकल। गाइस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो ही होते हैं, फर्स्ट वन इज ईच अदर एंड सेकंड वन इज वन अनदर। तो ईच अदर का यूज हम करते हैं ओनली फॉर टू पर्सन, सिर्फ जब दो पर्सन, दो लोगों की बात करेंगे तब ईच अदर, एंड जब दो लोगों से ज्यादा होंगे, जब दो लोगों से ज्यादा होते हैं तब हम यूज करते हैं वन अनदर का। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई हेल्प, सॉरी ये हेल्प है, यू एंड आई हेल्प ईच अदर, यू एंड आई हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पे यू एंड आई दो ही पर्सन है, इसलिए हमने क्या यूज किया, ईच अदर। अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर। जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेल्प, क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पर, वन अनदर। तो यहाँ पर क्या था, दो से ज्यादा, ऑल मतलब दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ क्या आया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। So moving towards next slide। Next type is reflexive pronoun। Okay guys, reflexive pronoun यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सारे जो होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये एक्शन को बैक रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये जितने भी है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड ये प्रोनाउन कौन से है गाइस, अभी हमने पढ़ा था, ये सारे हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो आई का बन जाता है माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, एंड इस तरीके से। ओके, तो देखते हैं कि यूज कहाँ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का और किस तरीके से यूज किया जाता है। ओके, तो ये रूल कहता है कि यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विथ ऑल ऑफ दिस वर्ब्स, कि ये जितने भी वर्ब है, एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, बिजी, अवेल, एड्रेस, चीट, इन सभी के साथ रिफ्लेक्सिव सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। लेकिन कब, जब इन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो। एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब किया जाता है, जब इन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट, no object is present after this, कि इन verbs के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तब हमें यूज करना होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही एंजॉयड द पार्टी, ही एंजॉयड द पार्टी। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, अभी मैंने बताया था जो एक्शन करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब मतलब एक्शन कौन सी हो रही है, एंजॉय करने की, है ना, कुछ करना मतलब कि एक्शन वर्ड मतलब कि वर्ब होता है, तो ये वर्ब है ना। और हमने अभी देखा यहाँ पर ये लिस्ट में एंजॉय भी है, और हमने कहा कि इनके सभी के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा।
लेकिन कब होगा गाइस, ये कंडीशन लगेगी कि जब इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि इस एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो जरूरत नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, बट अगर ऑब्जेक्ट है, सॉरी नहीं है, तब हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो यहाँ देखिएगा इस ही एंजॉयड, है ना, ही एंजॉयड। अब मुझे पता करना है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं। तो ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है गाइस कि इस वर्ब के बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट से, या मैं क्वेश्चन पूछूंगी whom से, है ना। मैं क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट से या whom से, और अगर मुझे व्हाट या whom का क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है तो वो जो आंसर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए ही एंजॉयड, तो हम क्या पूछेंगे, अगर मैंने कहा आपसे, मैंने कहा मैंने एंजॉय किया, तो आप क्या बोलोगे, क्या, है ना, मतलब व्हाट से क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, तो जवाब मिला आपको, यस मिल गया, क्या, मैंने एंजॉय किया, आपने पूछा क्या, आंसर मिल गया द पार्टी। मतलब ये पार्टी क्या है गाइस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना। एंजॉय करने की जो एक्शन है किस पर हो रही है, पार्टी पर, तो ये पार्टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, मतलब कि ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, अगर मैं सेकंड सेंटेंस लेती हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, ही एंजॉयड इन द पार्टी। अगेन ये वर्ब एंजॉय, और हमने बोला कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना चाहिए, है ना। तो यहाँ हम चेक करेंगे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं। तो ही एंजॉय, हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट, या तो हुम से पूछ सकेंगे, लेकिन यहाँ पर फिट क्या हो रहा है, व्हाट फिट हो रहा है, व्हाट ही पूछोगे ना, हुम तो नहीं पूछोगे। किसको एंजॉय नहीं किया आपने, क्या एंजॉय किया, है ना। उसने कहा ही एंजॉय, तो हम पूछेंगे व्हाट, तो व्हाट से जब क्वेश्चन पूछा तो मुझे आंसर मिला क्या, क्या किया नहीं। अगर मैं पूछती वेयर, कि कहाँ एंजॉय किया, तो पार्टी में, वो जवाब मिल रहा है। लेकिन ये वेयर से तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। हम या तो व्हाट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो हम whom से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है ही एंजॉयड, हमने पूछा व्हाट तो हमें आंसर नहीं मिला, मतलब कि यहाँ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही। सो यहाँ क्या आ जाएगा, himself, he enjoyed himself in the party, है ना। तो अब ये सेंटेंस सही बना, पहले ये सेंटेंस बिल्कुल गलत था। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। ओके ओके गाइस, तो मैं और एग्जाम्पल लेती हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा she introduced to my she introduced to my parents, और एक एग्जाम्पल लेंगे, she introduced me to her parents, she introduced me to her parents। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगेन इंट्रोड्यूस वर्ब है, और हमने कहा इंट्रोड्यूस के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, बट कब करना है, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता तब, है ना। तो अब चेक कर लेंगे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं। अगर होगा तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो चेक करेंगे, शी इंट्रोड्यूस, क्या पूछोगे, व्हाट पूछोगे या हुम पूछोगे, है ना। दो ही क्वेश्चन लगा सकते हो गाइस, व्हाट या होम। तो शी इंट्रोड्यूस, उसने इंट्रोड्यूस करवाया मेरे पेरेंट्स से, है ना, उसने मेरे पेरेंट्स से किसी थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाया। इसका मतलब क्या पूछोगे आप यहाँ पे, whom से क्वेश्चन पूछोगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आप, whom से। तो शी इंट्रोड्यूस्ड, हमने पूछा whom, आंसर मिला नहीं, मेरे पेरेंट्स को करवाया, बट कौन था वो थर्ड पर्सन जिससे करवाया, आंसर नहीं मिला, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो अब इस सेंटेंस को सही कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस के बाद लगाना होगा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो शी के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा गाइज वो क्या हो जाएगा, शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू माई पेरेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट इज she introduced me to her parents। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस चेक करते अगेन,
इसके बाद यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा हूम, किसे करवाया, शी ने करवाया इंट्रोड्यूस, किसे, शी इंट्रोड्यूस, हमने पूछा हूम, है ना, क्वेश्चन मार्क है ये, हूम, आंसर क्या मिला, मी, है ना, मिल गया आंसर, हूम, आंसर मिल गया मी, मतलब कि ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज इन सभी वर्ब्स के बाद होगा, लेकिन कब, जब इन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। तो जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था तो यहाँ जरूरत नहीं थी, बट यहाँ हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो इस सॉरी इसीलिए हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया। ओके, एंड ऑब्जेक्ट चेक करने का मैंने आपको एक तरीका भी बता दिया, फिर से बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट जब भी आपको चेक करना है तो वर्ब के बाद अगर आप व्हाट से या तो दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, है ना, तो वो जो क्वेश्चन पूछ पा रहे हो तो मतलब कि वो जो वर्ब होगी वो कैसी होती है, ट्रांजिटिव होती है, ये तो बात का पार्ट है। लेकिन व्हाट या हुम से क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वो जो आंसर होता है वो क्या होता है गाइस, ऑब्जेक्ट, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमें जरूरत नहीं पड़ती, बट ये ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिलता तब हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद ऑल दिस वर्ब्स। ओके, तो ये जितने भी वर्ब्स है इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। क्वालिफाई, स्टॉप, मूव, शेव, हाइड, रस्ट, क्वालिफाई, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज होगा वो नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। तो ये कीप ऐसा वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज। तो अब ये सही बन गया। ओके, तो यहाँ पर ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी नहीं करते। आई होप सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्रोनाउन का। नेक्स्ट टाइप है गाइस इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट नाम से ही पता चल रहा है जो डेफिनाइट ना हो, है ना। अगर सपोज मैंने कहा everybody is attending my session, everybody is attending my session, तो क्या इस everybody वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि मैं कितने लोगों की बात कर रही हूँ, 100 है, 50 है, 20 है, 10 है, नहीं। क्या everybody से आपको समझ में आ रहा है कि कितने मेल है कितने फीमेल है ना। तो ऐसे प्रोनाउन जिनसे हमें ना तो जेंडर का पता चले ना तो नंबर का पता चले, इन्हें कहते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन। और ये जितने भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन है गाइस, ये हम यूज करते हैं किसके लिए, इंसानों के लिए, पर्सन के लिए। ओके, ये जितने भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, इंसानों के लिए, पर्सन के लिए। एंड इनके साथ जो दूसरे टाइप के प्रोनाउन आते हैं वो सारे होते हैं मैस्कुलिन जेंडर के, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये सारे। ओके, तो इनके साथ जो दूसरे सारे प्रोनाउन आएंगे वो ये होते हैं ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ। मतलब कि जब भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन आएंगे, इसका मतलब कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन से हमें ना तो जेंडर का पता चलता है ना तो नंबर का। तो जब भी हमें पता नहीं चलता है, सारी चीजें इंडेफिनाइट होती है, तब हम मैस्कुलिन जेंडर के ये सारे प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, कितना है, कितना है, ओके, तो हम यूज करते हैं ये सारे मैस्कुलिन जेंडर, है ना। जब भी जेंडर पता नहीं होता है तो हम प्रेफरेंस हमेशा मैस्कुलिन, मैस्कुलिन मतलब क्या होता है, जो मेल के लिए, जो बॉयज के लिए, जो मैन के लिए यूज करते हैं। मतलब इनके साथ ये जो दूसरे पर्सनल प्रोनाउन है एंड जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये सारे मैस्कुलिन, जो लड़कों के लिए, बॉयज के लिए, मैन के लिए यूज करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, everyone should do dash duty। अब इस ब्लैंक में आपको फिल करना है।
एवरीवन शुड डू, देयर आएगा, हिज आएगा या हर आएगा? बताइए तीनों में से क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? अभी हमने कहा एवरीवन, नो वन, ये एवरीवन इंडेफिनाइट है, इससे मुझे नहीं पता चल रहा मेल है फीमेल है, ये कितने लोगों की बात की जा रही है ना? तो यहाँ पर इसीलिए जो प्रोनाउन आएगा हमेशा मैस्कुलिन, जो किसके लिए? मैन के लिए। ये तो फीमेल के लिए यूज करेंगे और ये मेल फीमेल सभी के लिए यूज करेंगे, तो ये जो आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड गाइस। नेक्स्ट है ये कुछ और इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, है ना? थिंग थिंग मतलब ये सारे किसके लिए यूज किए जाएंगे? नॉन लिविंग थिंग के लिए, चीजों के लिए यूज किए जाएंगे। ओके, तो इसके लिए जो दूसरे प्रोनाउन होंगे गाइस वो होंगे इट, इट्स एंड इटसेल्फ। ओके, इट, इट्स एंड इटसेल्फ। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्रोनाउन का, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। अब गाइस रिलेटिव प्रोनाउन में भी 3 केसेस होते हैं, है ना? एज यू कैन सी रिलेटिव प्रोनाउन में भी 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड वन इज द पजेसिव केस। ओके, ओके गाइस, तो 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड द थर्ड वन इज पजेसिव केस। जैसे कि हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में, यही सेम केस पढ़े थे। ओके, लेकिन गाइस यहाँ बात करें हु, हुम और हुज, ये जो पर्सनल सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये हम यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और ये जो विच एंड ऑफ विच है ये हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए गाइस। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब ये मैंने फिर से एक बार बता देती हूँ, हु, हुम एंड हुज ये हम यूज करते हैं इंसानों के लिए, एंड विच और ऑफ विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो जब हम किसी इंसान को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, मतलब कि उसके बारे में बात करते हैं, तब हम यूज करेंगे हु। जब किसी इंसान के ऊपर कोई एक्शन हो रही है, जब कोई इंसान ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तब हम उसके लिए यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। एंड जब किसी पर्सन का हमें पोजीशन बताना, जैसे हुज बैग, हुज हाउस, इस तरीके से, तब हम यूज करते हैं इंसानों के लिए हुज। देन बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, मतलब सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए सब्जेक्टिव केस में भी विच यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी विच एंड पॉजिटिव केस में ऑफ विच, इस तरीके से। ओके, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल बताती हूँ, I have a friend who is an engineer. Okay, I have a friend who is an engineer. तो यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? सब्जेक्ट कौन है? फ्रेंड है कि मेरा एक फ्रेंड है जो इंजीनियर है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो फ्रेंड सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने फ्रेंड के लिए सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया। क्लियर है? अगर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, जैसे I have a friend whom I trust the most, whom I trust the most। तो यहाँ पर गाइस देखेंगे, यहाँ पर जो फ्रेंड है ये कैसे काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई हैव अ फ्रेंड हुम आई ट्रस्ट द मोस्ट, तो ये जो मैं ट्रस्ट करने की एक्शन कर रही हूँ, है ना, ट्रस्ट करना एक एक्शन है, तो ये जो मैं ट्रस्ट कर रही हूँ किस पर कर रही हूँ? फ्रेंड पर कर रही हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पर बात किसकी कर रही थी? फ्रेंड की, तो जिसके बारे में बात कर रही थी वो क्या हुआ था? सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया था। ओके, आई हैव अ फ्रेंड, है ना, whom I trust the most, तो यहाँ ट्रस्ट करने की एक्शन में फ्रेंड पर कर रही हूँ, तो यहाँ फ्रेंड क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने फ्रेंड के लिए यूज किया। ओके, इस तरीके से गाइस।
अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं, पॉजेसिव केस के लिए, आई हैव अ फ्रेंड whom I have a friend whose brother works in my office. Suppose my office, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आई हैव अ फ्रेंड whose brother मतलब क्या हुआ, जिसका भाई है ना, whose pen, whose pencil। तो ये पोजेशन बता रहा है, फ्रेंड का ब्रदर है ना, तो ब्रदर का पोजेशन बताना था, इसलिए हमने पॉजेसिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन गाइस यहाँ पर यूज किया है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों केसेस के यूज करना है ना। सेम यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे, जब नॉन लिविंग थिंग सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तब विच, ऑब्जेक्टिव केस में भी नॉन लिविंग थिंग के लिए विच, एंड जब पोजेशन बताना होगा हमें नॉन लिविंग थिंग का तब हम यूज करेंगे ऑफ विच। ओके, जैसे एग्जाम्पल, आई हैव अ हाउस which is very big. Okay, I have a house which is very big. तो यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, हाउस की, मेरा एक घर है बहुत बड़ा है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा गार्डन है। तो यहाँ पर हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाउस कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ देखिए सब्जेक्टिव केस विच यूज करते हैं, इसलिए हमने हाउस के लिए क्या यूज किया है, विच। ओके, देन आई हैड अ हाउस which I gifted to my friend. Okay, अब फ्रेंड को तो कोई गिफ्ट करता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, या गिफ्टेड टू माई पेरेंट्स या ब्रदर समथिंग सिस्टर। ओके, तो यहाँ देखिए आई हैड अ हाउस विच आई गिफ्टेड, ये जो गिफ्ट किया मैंने, यहाँ पर एक्शन हुई, गिफ्ट क्या किया गया, हाउस। तो यहाँ हाउस कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, है ना, इसीलिए हमने क्या यूज किया यहाँ भी विच, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए सब्जेक्ट में भी विच एंड ऑब्जेक्ट में भी विच। ओके, एंड अगर पॉजेसिव केस की बात करें कि नॉन लिविंग थिंग का पोजेशन, तो हम यूज करते हैं जैसे आई हैव अ हाउस ऑफ विच वॉल्स आर ब्रोकन, जिसकी दीवारें टूटी हुई है, जिसकी वॉल्स क्या है, ब्रोक है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आई हैव अ हाउस ऑफ विच वॉल्स आर ब्रोकन, तो हाउस की वॉल्स है ना, फ्रेंड का ब्रदर, मेरा घर, मेरी कार, है ना, तो हाउस की वॉल्स, इसलिए हमने हाउस यहाँ पर कैसे, हाउस का पोजीशन बता रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया हाउस के लिए, ऑफ विच। तो सारी चीजें क्लियर हो रही है, आई होप, एंड होपफुली वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देन है यूजेस ऑफ दैट। गाइस दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे अभी हमने देखा ये लास्ट स्लाइड में, ये हु, हुम, विच, हुज, विच, ये जो सारे हैं ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसके जैसे ही दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो दैट के भी कुछ यूजेस पड़ेंगे, क्योंकि दैट हर जगह यूज नहीं होता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वही यूज होता है। ओके, क्योंकि विच का भी यूज होता है, विच एंड दैट में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि दैट कब यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट रूल कहता है कि जब एक पर्सन की बात करे एंड एक एनिमल की बात करे, है ना, जैसे सिर्फ अगर पर्सन की बात करूं मैं, एक पर्सन की, तो मैं क्या यूज कर लूंगी, वो यूज कर लूंगी। अगर मैं एनिमल की बात करती हूँ तो मैं क्या यूज कर लूंगी, विच यूज कर लूंगी। अभी देखा हमने एनिमल के लिए लास्ट वाले जो इसमें जो हमने चार्ट बनाया, उसमें अभी हमने देखा कि विच, विच, ऑफ विच हम नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। ओके, है ना, ये जो विच होता है ना गाइस, ये विच हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, साथ में एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए एक पर्सन की भी बात हो रही है एंड एक एनिमल की भी बात हो रही है, तब हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द मैन
his dog who I saw yesterday have been kidnapped. Have been kidnapped. The man and his dog who I saw yesterday have been kidnapped. तो यहाँ पर देखिए मैन एक इंसान की भी बात की जा रही है और एक एनिमल की भी बात की जा रही है। तो मैन के लिए हु, एनिमल के लिए विच, लेकिन दोनों आगे तब क्या यूज करोगे? तो यहाँ तो हु यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि हु तो इंसान के लिए, फिर एनिमल के लिए कैसे? तो इसीलिए ये जो होता है कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है। ये होता है कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट। मतलब ये मैन के लिए भी वर्क करेगा, डॉग के लिए। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब आता है एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, जब भी ये सारे प्रोनाउन, मतलब कि ये सारे कौन से प्रोनाउन है? इंडेफिनाइट है ना। समवन मतलब मुझे नहीं पता गर्ल है, बॉय है, कौन है, कितने हैं। एवरीवन मतलब कितने, तो ये सारे इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। और जब भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस में होगा तो वहां हु भी यूज कर सकते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन, एंड दैट का यूज सही होगा। मतलब दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो दोनों के यूजेस बिल्कुल सही होंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल, everyone who has visited the Taj, okay, Taj है, Taj Mahal likes it. Everyone who has visited the Taj Mahal likes it. तो यहाँ पर who यूज किया। अगर ये who की जगह आप that भी यूज करो तो भी दिक्कत नहीं है। मतलब everyone that has visited the Taj Mahal likes it. ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों यूज करना है, आइदर ये और दिस वन। ओके, तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। देन नेक्स्ट इज एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, द, ओनली। ये सारे जितने भी ये प्रोनाउन दिख रहे हैं ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ये जब भी आ जाता है ना, ये कभी द, फ्यू, द, सेम, तो हमें याद नहीं होता है। तो इसे ये सारी चीजों को आपको लर्न करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो जब भी ये वर्ड्स आ जाएंगे किसी सेंटेंस में, जैसे एवरीथिंग, नथिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए, और ये द, सेम, एनी, द, ओनली, जब भी वर्ड आता है तब रिलेटिव प्रोनाउन दैट एंड ओनली दैट ही यूज होता है। दैट के अलावा यहाँ पर कोई और प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते गाइस। तो एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर और एक वर्ड ऐड होगा लिटिल। ओके, तो लिटिल के साथ भी हम हमेशा दैट का यूज करेंगे। सो माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग डैश ही, ना। तो ऐसे अगर आ जाता तो क्या फील होगा यहाँ पर? दैट या विच, क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइस? यहाँ पर क्या आया है? एवरीथिंग। और अभी हमने देखा कि जब भी एवरीथिंग, नथिंग ये वर्ड्स आएंगे तब यहाँ पर क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो एक लास्ट रूल है गाइस, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अब जब भी आएगी सुपरलेटिव डिग्री, अब ये सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? ये बात यहाँ पर कर रहे हैं गाइस एडजेक्टिव, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री मतलब यहाँ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की गाइस 3 डिग्रीज होती है, मैं रफ में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज comparative, and third one is superlative. ओके, आई होप सभी को पता भी होंगी ये सारी चीजें। जैसे कि टॉल का कंपैरेटिव क्या हो जाता है? टॉलर, एंड सुपरलेटिव क्या हो जाता है? टॉलेस्ट। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से। तो ये एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब ये वाली डिग्री। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री मतलब जैसे कि टॉलेस्ट,
बिगेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरीके से ये जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है ये जब भी किसी सेंटेंस में आएंगी तो वहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल it is the best, sorry, it is the best book which was ever written, which was, sorry, which was ever written। ओके, written है ये, सॉरी, है ना। तो it is the best book which was ever written about World War II, है ना, कि ये बेस्ट बुक है वर्ल्ड वॉर 2 पे। आज तक जितनी भी बुक्स आई उनमें से सबसे बेस्ट है। ओके, सबसे अच्छी बुक है ये। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है ना, गुड होता है, बेटर होता है, एंड सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, बेस्ट, बेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या होना, क्या होगा गाइस, दैट आएगा। क्या होना चाहिए यहाँ पर, दैट, ये विच नहीं, क्या हो जाएगा गाइस, दैट। So thank you very much guys for attending this session. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एडजेक्टिव और सारे इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे हम। ओके, टिल देन बाय बाय।